मेरे इस बार इतना कहने के बाद राहुल और लोकेश भी हमारे साथ नागिन यानी ब्रिजेश को ढूंढने जाने को तैयार हो गए। फिर उसके बाद हम पांचों अपनी अपनी बाइक पर बैठे और नागिन को ढूंढने के लिए जाने को जैसे ही तैयार हुए, वैसे ही हमने देखा आगे उसी डायन कोट वाले रास्ते से कोई बाइक से हमारी ओर ही चला आ रहा है। उस बाइक को अपनी ओर आते देख फिर हम सब वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगे। फिर उसके बाद जब वो बाइक हमारे पास आकर रुकी तो हमने देखा वो और कोई नहीं बल्कि हमारा दोस्त नागिन ही था। उसके वहाँ आते ही हम सब उससे बार बार यही पूछ रहे थे कि तुझे वहाँ से आने में इतनी देर क्यों लगी, कहीं तेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं, पर वो हमारी बात का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। हमें यह देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था क्योंकि वह उस समय काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि वैसे तो वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता था, पर वहाँ से आने के बाद से वो कुछ नहीं बोल रहा था। पर हमारे बार बार पूछने पर उसने बस इतना ही कहा, वो दिव्या। इतना बोलकर वो फिर से चुप हो गया। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, भाई कौन दिव्या, और तुझे यहाँ आने में इतनी देर कैसे हो गई। मेरे इतना कहने के बाद नागिन ने इस बार तुरंत कहा, वो लड़की जो मुझे अभी डायन कोट के पास मिली थी वही तो दिव्या है। नागिन के इतना बोलते ही हम सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो डायन कोट बिल्कुल जंगल के बीच में है, तो कोई लड़की इतनी रात को वहाँ कैसे हो सकती है। इसलिए फिर मैंने बड़ी ही हैरानी के साथ पूछा, डायन कोट में कोई तुझे कैसे मिल सकता है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद तो कोई उस रास्ते से नहीं जाता। तूने उस लड़की से पूछा नहीं कि वो कहाँ रहती है। फिर मेरी बात का जवाब देते हुए नागिन ने कहा, मैंने पूछा था। फिर उसके बाद बीच में ही काटते हुए लोकेश ने कहा, तो उसने क्या कहा। फिर नागिन ने कहा, उसने कहा उसका घर उसी डायन कोट के पीछे है, वो वहीं रहती है। और हाँ, उसने यह भी कहा कि वो उस डायन कोट में रात में घूमती रहती है, पर उसने तो कभी वहाँ कोई डायन नहीं देखी। और ब्रिजेश बोला, तो चलो मैं अब शर्त जीत गया, निकालो 2000 रुपये। फिर उसके बाद नागिन अपनी बात खत्म कर चुका था, पर हम सब तभी भी कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि दिन के समय में हम सब भी उसी डायन कोट वाले रास्ते से कई बार गए थे, पर हमने तो कभी भी उस डायन कोट के पीछे कोई घर नहीं देखा था। और मुझे ऊपर से एक बात और चुभ रही थी कि नागिन ने यह भी कहा था कि वो लड़की रात में उस डायन कोट में घूमती रहती है, पर क्यों, वही सब मैं सोच ही रहा था कि तभी हम सबको ऐसे चुप देखकर नागिन ने कहा, अरे क्या हो गया, तुम सबको ऐसे चुप क्यों हो गए। फिर मैंने कहा, पर भाई अभी तूने कहा कि वो लड़की रात में उस डायन कोट में घूमती रहती है, पर तूने उससे यह नहीं पूछा कि तुम रात में उस डायन कोट में क्यों घूमती हो। फिर मेरी बात का जवाब देते हुए नागिन ने कहा, अबे भाई तुझे मैंने अभी तो बताया कि उसका घर ही है वहाँ, तो वो घूम लेती होगी घर से निकल के। इतना बोलकर फिर उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, हाँ भाई हो गया तेरा, चल अब मेरे पैसे निकाल। फिर उसके बाद राहुल ने अपनी जेब से 2000 रुपये निकाले और नागिन को देते हुए कहा, भाई तुझे सच में वहाँ कोई डायन नहीं मिली। फिर उसकी बात खत्म होते ही मैंने अपने मन में ही कहा, मिली ना, मुझे तो लगता है कि वो दिव्या ही डायन है। मैं यही सब सोच रहा था, तभी फिर नागिन ने राहुल से कहा, अबे तुझे कितनी बार बताऊं कि मुझे कोई डायन नहीं मिली। इतना बोलकर नागिन ने तुरंत राहुल के हाथ से 2000 का नोट ले लिया और फिर अपने घर की ओर जाने लगा। फिर उसके जाने के बाद मैंने अपने साथ वाले लड़कों को कहा, भाइयों मुझे तो लगता है कि जो दिव्या नाम की लड़की इसे मिली है ना, वही डायन है। फिर मेरी बात बीच में ही काटते हुए लोकेश ने कहा, पर भाई अगर दिव्या ही डायन थी तो उसने नागिन को कुछ क्यों नहीं किया। भाई मुझे तो लग रहा है हम फालतू में ज़्यादा सोच रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि डायन कोट में कोई डायन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ अब घर चलते हैं, यहाँ फालतू में समय बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा। लोकेश के इतना बोलने के बाद हम सब उस दिन फिर अपने अपने घर चले गए और मैं भी अपने घर जाकर सो गया। पर अगले दिन जब मुझे नागिन की खबर मिली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मुझे एक लड़के ने आकर बताया कि नागिन कल पूरी रात तक तो ठीक था, पर जैसे ही सुबह उसके घर वाले ने उसे उठकर देखा तो उनके भी होश उड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि नागिन पागलों वाली हरकतें करे जा रहा है। उसने अपने पूरे शरीर में काट काट कर दिव्या का नाम लिख रखा था। उसके शरीर में एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ उसने दिव्या का नाम न लिखा हो, और तो और पूरे शरीर पर नाम लिखने के बाद भी वो अपने आप को काट काट कर दिव्या का नाम लिखे जा रहा था और यही बोले जा रहा था कि दिव्या सिर्फ मेरी है, मैं दिव्या के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। यह सारी बात मैंने जैसे ही उस लड़के से सुनी तो मैं तुरंत भागता हुआ नागिन के घर की ओर जाने लगा। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो मैंने देखा ब्रिजेश को घर वालों ने मिलकर पकड़ा हुआ था। गांव के डॉक्टर उसके पूरे शरीर में दवाई लगा रहे थे, पर डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। फिर डॉक्टर जैसे ही वहां से गए
मैं तुरंत ब्रिजेश के पिता के पास गया और उनसे पूछा, अंकल क्या हुआ ब्रिजेश को? फिर उसके पिताजी ने कहा, पता नहीं बेटा, रात में तो बिल्कुल ठीक था, पर सुबह होते ही पता नहीं इसे क्या हो गया है और यह किस दिव्या का नाम सुबह से लिए जा रहा है और उसी का नाम पूरे शरीर में लिखे जा रहा है। वैसे बेटा, क्या तुम्हें पता है कि यह दिव्या कौन है? उसके पिता की बात सुनकर मैं उस समय बहुत घबरा गया था, पर मैंने थोड़ा हकलाते हुए कहा, नहीं अंकल, मुझे नहीं पता। लेकिन अंकल तुरंत समझ गए कि मुझे कुछ न कुछ पता है और मैं कुछ छुपा रहा हूँ। इसलिए अंकल ने फिर से कहा, देखो बेटा, यह मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बता दो। क्या पता इससे मेरी कोई मदद हो जाए। अंकल की बात सुनकर मुझे भी यही लगा कि शायद क्या पता सच में उसकी कोई मदद हो जाए, इसलिए फिर उसके बाद मैंने अंकल को सारी बात बता दी जो ब्रिजेश ने शर्त के चक्कर में रात में उस डैन कोर्ट की तरफ गया था। मेरी सारी बात सुनने के बाद अंकल तुरंत समझ गए कि यह ब्रिजेश क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद ब्रिजेश के घर वालों ने उसे तुरंत ही पास के गांव में ले गए जहां एक तांत्रिक बाबा रहते थे। मैं भी उस समय उनके साथ ही था और हम वहां जैसे ही पहुंचे तो तांत्रिक बाबा ने उसे देखकर जो बताया उससे तो हमारे होश ही उड़ गए। दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि आगे की कहानी अगले एपिसोड में है।